लेकिन फिलहाल ये सारी हलचल और अब निगाहें आकर टिकेंगी उस अंतरिम सरकार पर जिसे नागरिक सरकार का नाम नेपाल में दिया जा रहा है, और उसी नागरिक सरकार को लेकर कैसे रूपरेखा बनानी है, इस पर अहम बैठक चल रही है राबी लामिछाने और बलेन शाह के बीच। नीरज। हाँ बिल्कुल, अब क्योंकि सरकार बनाई जानी चाहिए, क्योंकि अब केपी शर्मा ओली रिज़ाइन कर चुके हैं, तो ऐसे में क्योंकि इन युवाओं को बहुत समझाना है। देखिए, इन्होंने सारे जितने भी मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे, जिन्हें ये लगता था कि ये करप्ट हैं, ये अपने भाई भतीजावाद में लिप्त हैं। शेर बहादुर देवबा की ही जो पत्नी है आरजू देवबा जो है वो विदेश मंत्री भी हैं, केपी शर्मा ओली की सरकार में थी, तो इसलिए उनके घर को टारगेट किया गया। उनके ही बेटे का वो अभी इसी सरकार में बिल्कुल इसी सरकार में वो विदेश मंत्री भी थी, और उनके ही बेटे का वो हिल्टन होटल था जो हम लोग देख रहे थे, जो हमने जलता हुआ दिखा। तो इसीलिए उनको टारगेट किया गया। युवाओं को सब जानकारी थी कि कौन कौन करप्ट है, किसका कहां पर कौन से कनेक्शंस हैं, किसका कौन सा होटल है, ये सारी जानकारी इन युवाओं की थी, और इसीलिए ये लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट कर रहे थे, बता रहे थे, दुनिया को बता रहे थे कि देखिए कितनी करप्ट गवर्नमेंट हमारे देश की है। लेकिन वो सरकार जो इनके देश की है वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए सोशल मीडिया बैन लगाया, ट्रिगर किया। देखिए पूरी सरकार की हिल के आ गई, पूरी सरकार को ही उखाड़ फेंक दिया। इन युवाओं ने उखाड़ फेंका, ना केवल उखाड़ फेंका, उनको बुरी तरह बेइज्जत करके यहाँ से काठमांडू से निकालने के लिए मजबूर कर दिया इन लोगों ने। लेकिन अब कोशिश ये की जानी चाहिए कि काठमांडू, क्योंकि नेपाल जो भारत का पड़ोसी देश है, तो बहुत अच्छे संबंध भारत के रहे हैं नेपाल के साथ, अभी भी बहुत अच्छे संबंध नेपाल के हैं। हमारे खुद के विदेश सचिव पिछले महीने ही 18 अगस्त को वो गए थे, वहाँ पर गए थे, नेपाल गए थे, काठमांडू गए थे। हमने खुद उनको गाड़ियाँ दी थी, उनकी नेपाल आर्मी को गाड़ी दी थी, इनको खुद सरकार को इनको पूरी मदद करते थे। हालांकि केपी शर्मा ओली लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करते थे। जो विवादित इलाका है लिपू लेक का उत्तराखंड में, जो भारत चीन नेपाल की सीमा पर है, उसको लेकर भी करते थे। ना केवल करते थे बल्कि अपनी करेंसी नोट्स पर इन्होंने मैप पर भी वो उन इलाकों को, भारत के इलाकों को छाप दिया था। उस सब के बावजूद भी भारत ने बहुत रेस्ट्रेन करके अपने आप को रखा था। तो आप जो बात कह रहे हैं नीरज, देखिए भारत ने तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन करके अपने आप को कंस्ट्रेन रखा, एक तरीके से संयम बरता, लेकिन इस बात को लेकर भी नेपाल की जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनमें खासी नाराजगी थी अपनी सरकार को लेकर, और नाराजगी इस बात को लेकर थी कि आप जो विदेशी ताकत है, और अगर मैं खुलकर किसी देश का नाम लूं तो वो चीन को लेकर एक तरीके से नेपाल की जनता में नाराजगी, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते वो पुराने रिश्ते, सांस्कृतिक रिश्ते, विरासत वाले रिश्ते, और कहते हैं ना वो बेटी रोटी वाला रिश्ता, खासतौर से नेपाल और वो बिहार की तरफ जो रीजन आता है, जो मधेसी है नेपाल के, और वहाँ बिहार में वो इस तरीके के करीबी रिश्ते। बावजूद इसके जो केपी शर्मा ओली हैं, उन्होंने चीन से नज़दीकी बढ़ाई, और चीन से नज़दीकी बढ़ाने के बाद भी हासिल वो देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। जो कुछ हो रहा था वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था, जो कुछ हो रहा था वो सब नेपाल के नेताओं की जेब में जा रहा था, और इसी को लेकर नेपाल के लोगों में ये नाराजगी, नेपाल के युवाओं में ये नाराजगी। और तभी तो देखिए कैसे शर्मिंदा यहाँ नेपाल की जनता अपने नेताओं को कर रही है। कोई सोच सकता है जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हें जनता पीटे, लहू लुहान कर दिया। वहां पर शेर बहादुर देवबा को तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, उन्हीं की पत्नी जो नेपाल में विदेश मंत्री है, उनके साथ मारपीट की गई, महिला के साथ मारपीट की गई, मंत्रियों को बख्शा नहीं गया है। और किसी भी दल के नेता हो, लेकिन ये जितने पुराने नेता हैं, इन सभी पुराने नेताओं को लेकर एक नाराजगी, एक गुस्सा जो अंदर भरा हुआ था नेपाल के लोगों के, वो आज फूट पड़ा। इसीलिए चाहे राजनीतिक दलों के दफ्तर हो, कोई एक राजनीतिक दल नहीं, मैं फिर से दोहरा दूं, तमाम अलग अलग राजनीतिक दल, नेपाल कांग्रेस पार्टी हो गई, सीपीआईएम नेपाल हो गई, इनके दफ्तरों को निशाना बनाया गया। अलग अलग मंत्री, उनके घरों पर जाकर पथराव किया गया। यहां तक कि जो राष्ट्रपति हैं, उनका निजी आवास, प्रधानमंत्री जो थे केपी शर्मा ओली, उनके निजी आवास को निशाना बनाया गया। जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके आवासों पर जाकर पथराव किया गया। किसी को नहीं छोड़ा, अक्रॉस द पार्टी लाइन, इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम, उसके खिलाफ ये आंदोलनकारियों का गुस्सा जो फूटा। और अब चाह क्या रहे हैं आंदोलनकारी? ऐसा लग रहा है कि आंदोलनकारी अपने देश की राजनीति में एक जनरेशनल शिफ्ट चाह रहे हैं, एक पीढ़ी दर बदलाव चाह रहे हैं। इसीलिए ये युवा आंदोलनकारी जो है, इनकी पसंद युवा नेताओं के तौर पर सामने आ रही है। और वो युवा नेता कौन? बलेन शाह, जो काठमांडू के मेयर। और कौन युवा नेता? राबी लामिछाने, जो कि फिलहाल सलाखों के पीछे थे और आंदोलनकारियों की मांग के बाद ही जिन्हें बाहर रिहा किया गया है, छोड़ा गया है। इस वक्त राबी लामिछाने और साथ ही बलेन शाह के बीच अहम बैठक भी चल रही है। इसी को लेकर और जानकारियां आ रही है। बड़ी हलचल नेपाल की राजनीति में इस समय क्या है, जानने के लिए आपको सीधे लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी वीरेंद्र के एम हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र, क्या जानकारी अभी?
अभी ताज़ा जानकारी तो ये है कि काठमांडू का जो काली माटी वाला इलाका है, वो काली माटी वाला इलाका में प्रदर्शनकारी के ऊपर गोली चला दी गई है और 2 प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। और आज के आंदोलन में कहा जाए तो 2 प्रदर्शनकारी की, और कल तो जितना है वो तो है ही है, तो आज के प्रदर्शनकारी में 2 प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। और फिर माहौल वही बना हुआ है, जेन जी अपना आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एक नई बात ये हो गया कि सेना की गाड़ी जहां जहां जाती है वहां नेपाल का जो राष्ट्रीय झंडा है वो जेनजी पुस्ता राष्ट्रीय झंडा देके स्वागत करते हैं सेना को। यानी कि सेना और जेनजी पुस्ता से बड़ा तालमेल मिल रही है, ये सीन देखने को मिल रहा है सड़क पे। सेना कहीं पे भी गोली चलाने के काम या मारपीट करने का काम या जेनजी पुस्ता को कोई आक्रमण करने का काम नहीं कर रहा है। सेना और जेनजी पुस्ता के बीच में बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण दिख रहा है। लेकिन जेनजी पुस्ता जो है नेपाल पुलिस को फिर दिख नहीं सकता है, नेपाल पुलिस पे आक्रमण कर देता है, पथराव कर देता है। ये अभी तक का सिचुएशन है। और ताजा बात यह है कि 2 प्रदर्शनकारी का फिर से आज मौत हो गई है। तो ये नेपाल पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई है क्या? ये जो 2 आंदोलनकारी जिनकी आज के दिन इस प्रदर्शन में मौत हुई है? जी बिल्कुल, नेपाल पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई और ये नेपाल के काठमांडू के कालीमाटी इलाका में 2 प्रदर्शनकारी की मौत हुई है। तो काठमांडू का कालीमाटी इलाका, वहां पर आज 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। इसी प्रदर्शन की चपेट में आकर नेपाल पुलिस की तरफ से उन पर फायरिंग की गई है और इसके साथ ही अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 21 से 23 हो गया। कल 21 प्रदर्शनकारी जिनकी मौत हुई थी, आज 2 प्रदर्शनकारियों पर गोली चली है, दोनों की मौत हो गई है। सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी बीरेंद्र के लगातार हमारे साथ बने हुए। बीरेंद्र, अगर इसी तरीके से ये आर पार की स्थिति बनती रही तो फिर तो ये आंदोलनकारी सड़क छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक तो ये 21 आंदोलनकारियों की हत्या के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे, अब आज 2 और प्रदर्शनकारियों की मौत। बीरेंद्र जी बिल्कुल, सबसे अहम बात यह है कि सबसे उसमें विचार करने वाली बात यह है कि ये जेनजी पुस्ता का मूल मांग, जो अभी बालन शाह के तरफ से भी पोस्ट पे ये बात आया कि वर्तमान संसद को विघटन होनी चाहिए और अंतरिम सरकार बनाने का यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो है आह्वान करी जानी चाहिए। ये बड़ी बात हो गई है। इस बात को जो है मेन पॉइंट ऑफ व्यू मान लिया है। इसका फैसला किसको लेना है बीरेंद्र? इसका फैसला कौन लेगा? प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, सरकार जो है वो सत्ता से बेदखल हो चुकी है। अब अगर संसद को भंग करना है तो फिर इसमें इतना वक्त क्यों लगाया जा रहा है? क्यों ये फैसला नहीं लिया जा रहा है? जाहिर सी बात है ये फैसला तो अब वहां के राष्ट्रपति को ही लेना होगा, उन्हीं को मोहर लगानी होगी इस पर। बीरेंद्र जी बिल्कुल, राष्ट्रपति को ये मोहर लगानी होगी, लेकिन राष्ट्रपति और नेता से सलाह करेंगे और से अपना बातचीत करेंगे। लेकिन अभी माहौल ये है कि राष्ट्रपति जिस पार्टी से बिलोंग्स करते थे, राष्ट्रपति भी नेपाली कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे कुछ दिन पहले तक, तो वो तो अपना देववा से या अपना नेता से बातचीत करने की तैयारी में होंगे शायद। लेकिन देववा का ही यहाँ पे हाल क्या है वो हम लोगों ने वीडियो में देख लिया। अर्थमंत्री जो है अर्थमंत्री विष्णु पौडेल, उनका भी हालात वैसे ही देखा वीडियो में। तो अभी मंत्री सबका ही हालात इस टाइप का हो गया है। लीडर खुद अभी बातचीत करने की अवस्था में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये लोग का संपर्क साधने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, छलफल करने में दिक्कत हो रही होगी। लेकिन इधर जो है नेपाल पुलिस के प्रमुख, नेपाली सेना के प्रमुख और प्रधान न्यायाधीश, ये सारे का एक संयुक्त मीटिंग में बैठ रही है। हो सकता है कि उस मीटिंग से कुछ दिशा निर्देश आए, वो मीटिंग वो लोग संयुक्त रूप से राष्ट्रपति से कोई रिक्वेस्ट करे और राष्ट्रपति उसके बाद जो है कोई अपना फैसला सुनाए। नहीं तो अब बड़ा सवाल ये कि जब तक संसद भंग नहीं होती तब तक क्या आंदोलनकारी इसी तरीके से सड़क पर डटे रहेंगे? इसको लेकर भी सवाल है। और ऐसे में अगर सेना प्रमुख देश के हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री से तब ये कह सकते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए वरना हालात नहीं संभलेंगे, तो क्या ये सेना प्रमुख की तरफ से राष्ट्रपति से नहीं कहा जा सकता है कि आप संसद भंग कीजिए वरना ये आंदोलनकारी हटेंगे नहीं और ये इसी तरीके से स्थिति आर पार की रहेगी? बीरेंद्र जी बिल्कुल, सेना प्रमुख ही नहीं, सेना प्रमुख, नेपाल पुलिस के प्रमुख, नेपाल एपीएफ पुलिस के प्रमुख, प्रधान न्यायाधीश जो पुलिस प्रधान न्यायाधीश होते हैं, सारे लोगों का एक संयुक्त मीटिंग चल रही है अभी। वो लोग मीटिंग करके जो है ये लोग जाने वाले हैं राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने के लिए। लेकिन हालात खराब है, सड़क पे जाने की स्थिति नहीं है, चारों ओर जो है प्रदर्शनकारी भरा हुआ है। इसलिए जो है तो फोन पे शायद मुझे लगता है संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी ताज़ा खबर ये आया है कि सिंह दरबार के सामने जो पुलिस प्रशासन थे, वो सारा पुलिस प्रशासन ने हथियार को नीचे डाल दिया है, हथियार सामने में रख दिया है, प्रदर्शनकारी को जिम्मा लगा दिया, हमें बकस तो भाई, इस टाइप का स्थिति हो गया। प्रदर्शनकारी ने स्वयं वो हथियार हाथ में ले लिया है और प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन रोक नहीं रहा है। ये स्थिति अभी का ताज़ा खबर है। सिंह दरबार के गेट में सुरक्षाकर्मी, तकरीबन 17-18 सुरक्षाकर्मी ने अपना हथियार
नीचे जमीन पे रख दिया और वो सारा हथियार जो है प्रदर्शनकारी अपना हाथ में ले लिया है। अब प्रदर्शनकारी हाथ में हथियार लेके प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये संसद को विघटन होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।